नमस्कार। आज हम ईरान पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इस दिलचस्प देश की एक काफ़ी कह सकते हैं विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। यहाँ हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी जानकारी और समझ निकालना, इसके भूगोल से लेकर इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हाँ, भारत के साथ इसके रिश्तों तक। हुँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। बिल्कुल। ईरान एक ऐसा देश है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी अपनी राजनीति को लेकर, कभी अपने संसाधनों को लेकर। सही बात है। लेकिन आज हम सतही खबरों से आगे बढ़कर इन स्रोतों के जरिए इसकी जटिलताओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि श्रोता के लिए ईरान की अहमियत और इसकी मुख्य विशेषताओं का एक सारगर्भित नजरिया सामने आए। तो सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ईरान आखिर है कहाँ और कैसा है? नक्शे पर देखें तो ये पश्चिम एशिया में एक बहुत ही अहम जगह पर स्थित है। हाँ, बहुत अहम। इसकी सरहदें काफ़ी लंबी हैं और एक दो नहीं बल्कि 10 देशों से मिलती हैं। पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया। हाँ, और उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में समुद्री सीमाएं ओमान, यूएई और कुवैत से लगती हैं। हाँ, और ये महज भूगोल का एक तथ्य नहीं है। आप देखिए, इसका सीधा असर ईरान की विदेश नीति और सुरक्षा पर पड़ता है। अच्छा, कैसे? इतने सारे पड़ोसियों का मतलब है अलग-अलग तरह के रिश्ते, तनाव और मौके। सोचिए, एक तरफ इराक और तुर्की जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे कह सकते हैं अस्थिर पड़ोसी, हाँ। और खाड़ी के पार सऊदी अरब जैसे प्रतिद्वंदी। ये लोकेशन इसे मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच एक पुल तो बनाती है, लेकिन साथ ही ये इसे कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के टकराव का केंद्र भी बना देती है। टकराव करके। हाँ, ये न सिर्फ व्यापार मार्गों का चौराहा है, बल्कि शिया सुन्नी विभाजन, क्षेत्रीय शक्तियों और वैश्विक हितों जैसे अमेरिका, रूस, चीन, इनके टकराव का मैदान भी है, जो इसकी लगभग हर नीति को प्रभावित करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ लोकेशन कितने मायने रखती है। बिल्कुल। और राजधानी तेहरान है, जाहिर है देश का सबसे बड़ा शहर और इसका राजनीतिक आर्थिक दिल भी। जनसंख्या की बात करें तो 2025 के अनुमान के हिसाब से करीब 8.5 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। और भाषा के लिहाज से देखें तो मुख्य भाषा फारसी है, जिसे हम पर्शियन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, पर्शियन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ईरान सिर्फ फारसी बोलने वालों का देश नहीं है। अच्छा। ये भाषाई तौर पर काफी विविध है। यहाँ अज़री, कुर्दिश, अरबी और अर्मेनियाई जैसी कई दूसरी जबानें भी बोली जाती हैं। हो। और इन भाषाई समूहों की अपनी अलग पहचान और संस्कृति है। यह विविधता ईरान की बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक हकीकत को दिखाती है, जो इसकी अंदरूनी राजनीति और समाज को भी आकार देती है। ठीक है, तो ये तो हुई भूगोल और कुछ बुनियादी जानकारी। अब थोड़ा इतिहास के गलियारों में चलते हैं। हाँ, ईरान का जिक्र आते ही एक बहुत पुरानी और शानदार सभ्यता का ख्याल आता है। इसे प्राचीन काल में फारस कहते थे। हाँ, फारस, बिल्कुल। और ये मेसोपोटामिया जैसी दुनिया की शुरुआती महान सभ्यताओं का हिस्सा रहा है। हाँ, और इसका इतिहास सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली भी रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ सासानी और उनसे भी पहले अछेमेनिड जैसे शक्तिशाली साम्राज्य पनपे। अछेमेनिड? हाँ, अछेमेनिड साम्राज्य को तो पहला फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है, जिसने एक विशाल भूभाग पर शासन किया और प्रशासन, वास्तुकला और संस्कृति के ऐसे मानक स्थापित किए जिनका असर सदियों तक रहा। पर्सेपोलिस जैसे शहर आज भी उनकी भव्यता की गवाही देते हैं। हाँ, सुना है। इन साम्राज्यों ने कला, विज्ञान और शासन प्रणाली में जो योगदान दिया, उसकी छाप आज भी ईरान और दुनिया के कई हिस्सों में महसूस की जा सकती है। साल था इस्लामी क्रांति। ओह हाँ, वो तो बहुत बड़ा मोड़ था। इसने ईरान का चेहरा ही बदल दिया। बिल्कुल, 1979 की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी, जिसने शाह की राजशाही को उखाड़ फेंका और ईरान को एक इस्लामी गणराज्य में तब्दील कर दिया। इस्लामी गणराज्य? हाँ, आज की जो शासन व्यवस्था है वो दुनिया में काफी अनूठी है। स्रोत इसे थियोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। थियोक्रेटिक रिपब्लिक? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां धर्म और गणतंत्र के तत्व आपस में गुथे हुए हैं। अच्छा। यहाँ लोकतंत्र के कुछ पहलू हैं, जैसे चुनाव वगैरह, लेकिन सत्ता की अंतिम बागडोर धार्मिक नेतृत्व के हाथ में है। तो ये व्यवस्था काम कैसे करती है?
मेरा मतलब है, शक्ति का केंद्र कहाँ है और फैसले कैसे लिए जाते हैं? क्या ये पूरी तरह से धार्मिक शासन है या इसमें जनता की भी कोई भूमिका है? देखिए, ये एक जटिल संरचना है। सबसे ऊंचा पद सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर का होता है, हाँ, सुना है उनके बारे में। जो देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होते हैं और उनका पद आजीवन होता है। वहीं अंतिम निर्णय लेते हैं, खासकर विदेश नीति, सुरक्षा और न्यायपालिका जैसे अहम मामलों में। अच्छा। उनके नीचे एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, जो सरकार का रोजमर्रा का काम देखता है और कैबिनेट का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भी है मतलब? हाँ, और एक संसद भी है, जिसे मजलिस कहते हैं, जिसके सदस्य भी चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और शक्तिशाली गैर निर्वाचित संस्था है, गार्डियन काउंसिल। गार्डियन काउंसिल? ये क्या करती है? ये काउंसिल ना केवल ये देखती है कि संसद द्वारा पास किए गए कानून इस्लाम के मुताबिक हैं या नहीं, अच्छा, बल्कि राष्ट्रपति और संसद के चुनावों में कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है और कौन नहीं, इसका फैसला भी यही करती है। ओह, तो ये तो बहुत पावरफुल हुई। हाँ, काफी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ निर्वाचित संस्थाएं जैसे राष्ट्रपति, मजलिस और गैर निर्वाचित शक्तिशाली संस्थाएं जैसे सर्वोच्च नेता, गार्जियन काउंसिल, ये साथ साथ काम करती हैं। और अक्सर इनके बीच सत्ता का एक तनाव भी बना रहता है। ये संतुलन इसे बाकी देशों की शासन प्रणालियों से काफी अलग बनाता है। ये समझना वाकई जरूरी है कि सत्ता के ये अलग-अलग केंद्र कैसे काम करते हैं और इनके बीच का रिश्ता कैसा है। बिल्कुल। अच्छा, इस अनूठी राजनीतिक व्यवस्था का जाहिर तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और बाहरी दुनिया से उसके रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। तो अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये देश कुदरती दौलत से मालामाल है। हाँ, खासकर जब बात ऊर्जा संसाधनों की आती है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। दूसरा सबसे बड़ा? हाँ, और प्रमाणित तेल भंडारों के मामले में ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे पर? ये विशाल भंडार इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन यही निर्भरता इसे वैश्विक ऊर्जा बाजार के उतार चढ़ाव और, जैसा कि हम आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और प्रतिबंधों के प्रति बेहद संवेदनशील भी बना देती है। और यहाँ एक बहुत ही मतलब चौंकाने वाली जानकारी है। एक स्रोत बताता है कि हाल ही में ईरान ने 53 अरब बैरल के एक नए तेल क्षेत्र की खोज की घोषणा की है। हाँ, ये खबर आई थी। 53 अरब बैरल? ये तो बहुत ही बड़ी मात्रा लगती है। ये खोज वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इसे संदर्भ में देखें तो 53 अरब बैरल का मतलब है कि ईरान के कुल प्रमाणित तेल भंडार में लगभग 30% यानी आप कह सकती है 1/3 का इजाफा हो गया। 1/3? हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये ईरान की आर्थिक क्षमता को काफी बढ़ा सकता है, उसे ज्यादा राजस्व दे सकता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी हैसियत को और मजबूत कर सकता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है। हाँ, बिल्कुल है। जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करते हैं, अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। उनका ईरान की अर्थव्यवस्था पर, खासकर उसके तेल बेचने की क्षमता पर क्या असर हुआ है? बिल्कुल, ये सिक्के का दूसरा पहलू है और शायद ज्यादा अहम पहलू भी। ये विशाल तेल भंडार कागज पर तो बहुत प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ईरान मौजूदा हालात में इनका फायदा उठा सकता है? हाँ, ये बात तो है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान के तेल निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये प्रतिबंध सिर्फ ईरान से तेल खरीदने पर रोक नहीं लगाते हैं, बल्कि उन देशों, कंपनियों और बैंकों पर भी कार्रवाई करते हैं जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। इससे ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना, अपने तेल टैंकरों का बीमा करवाना और विदेशी तकनीक और निवेश हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया है। तो मतलब वो तेल निकाल भी लें तो बेच नहीं पाएंगे आसानी से? बिल्कुल। तो एक तरफ ये नई खोज है और दूसरी तरफ ये हकीकत है कि वो अपने मौजूदा तेल को भी पूरी क्षमता से बेच नहीं पा रहा। ये एक तरह का संसाधन अभिशाप जैसी स्थिति बन जाती है, जहां अपार दौलत होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि विशाल संसाधन होने के बावजूद बाहरी राजनीतिक दबाव अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बिल्कुल। क्या ईरान इस निर्भरता को कम करने के लिए कुछ कर रहा है, मतलब तेल के अलावा? हाँ, कोशिशें तो चल रही हैं। ईरान लगातार अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर तेल क्षेत्रों जैसे पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, पर्यटन और कृषि, इनको विकसित करने पर जोर दे रहा है। लेकिन सच ये है कि तेल और गैस अब भी उसकी अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा।
इसलिए प्रतिबंधों का असर पूरे देश पर महसूस होता है। महंगाई बढ़ती है, रोजगार पर असर पड़ता है और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में किसी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ उसके अपने संसाधनों पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के समीकरणों पर भी कितनी निर्भर करती है। तो अर्थव्यवस्था में ये विरोधाभास दिखता है, अपार संसाधन पर भारी रुकावटें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम ईरान की पहचान को सिर्फ तेल और राजनीति तक सीमित रखें तो हम एक बहुत बड़ा पहलू नजरअंदाज कर देंगे, और वो है इसकी गहरी और समृद्ध सांस्कृतिक जड़ें। सही कहा आपने। ईरान को अक्सर सभ्यता की पालना यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सांस्कृतिक इतिहास हजारों साल पुराना है और इसने मानव सभ्यता को कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में बेशुमार योगदान दिया है। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन फारस की कला, खासकर उसकी वास्तुकला, जैसे परसेपोलिस के खंडहर या इस्फहान की मस्जिदें, हाँ, इस्फहान का नाम सुना है। उसकी बारीक लघु चित्रकला यानी मिनीचर पेंटिंग और उसका साहित्य दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, रूमी और हाफिज। बिल्कुल। रूमी, हाफिज, सादी जैसे कवियों की शायरी आज भी दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती है। इसके अलावा गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में प्राचीन और मध्यकालीन फारसी विद्वानों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अल-ख्वारिज़मी, एल्गोरिदम वाले। हाँ वही, जिनसे एल्गोरिदम शब्द निकला, या इब्न सीना, जिन्हें पश्चिम में एविसेना कहा जाता है, ये सब नाम इसी धरती की देन है। कमाल है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि ईरान में आज 28 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। 28? हाँ, इनमें प्राचीन शहर, शानदार मस्जिदें, ऐतिहासिक बाजार, पानी की नहरें, कनात और यहाँ तक कि रेगिस्तानी परिदृश्य भी शामिल हैं। ये संख्या ईरान को दुनिया में 7वें स्थान पर रखती है। 7वें स्थान पर? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत कितनी विविध और महत्वपूर्ण है। परसेपोलिस जैसे स्थल हमें सीधे अचेमेनिड साम्राज्य की भव्यता की याद दिलाते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। बिल्कुल। तो वहीं इस्फहान का नक्शे जहां चौक सफीद काल की शान दिखाता है। बिल्कुल। और सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो धर्म इसका एक अहम हिस्सा है। शिया इस्लाम देश का राजकीय धर्म है। हाँ, ये तो पता है। और इसकी शासन व्यवस्था में भी इसकी केंद्रीय भूमिका है, जैसा हमने पहले देखा। लेकिन ये जानना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ईरान सिर्फ शिया मुसलमानों का ही घर नहीं है। अच्छा, और कौन है? यहाँ सुन्नी मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में हैं, खासकर कुछ सीमावर्ती इलाकों में। इसके अलावा यहाँ सदियों पुराने ईसाई, यहूदी और जरतुस्त्री यानी पारसी समुदाय भी रहते हैं। पारसी भी हैं? हाँ, बहाई समुदाय भी है, हालांकि उसे आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है और काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ओह। तो धार्मिक रूप से भी यहाँ एक जटिल तस्वीर है, जहाँ एक प्रमुख धर्म के साथ साथ कई अल्पसंख्यक समुदाय भी मौजूद हैं, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को और गहरा बनाते हैं। वाकई ईरान की सांस्कृतिक विरासत और उसकी जटिल सामाजिक बुनावट काफी प्रभावशाली है। हाँ। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हमारे लिए खास तौर पर मायने रखता है, भारत और ईरान के रिश्ते। भारत ईरान संबंध। इन दोनों देशों के बीच संबंध कैसे हैं? भारत और ईरान के बीच रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक तौर पर गहरे संबंध रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन आधुनिक दौर में इन रिश्तों के रणनीतिक और आर्थिक पहलू ज्यादा उभर कर सामने आए हैं। हालांकि इनमें भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वो है चाबहार बंदरगाह। हाँ, चाबहार। स्रोत बताते हैं कि भारत इस बंदरगाह को विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहा है, जो ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर ओमान की खाड़ी के पास स्थित है। ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? अच्छा। सबसे पहली बात, ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, मतलब उसके रास्ते जाए बिना, हाँ, सीधे अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया के देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह तक पहुंचने का एक समुद्री और जमीनी रास्ता मुहैया कराता है। पाकिस्तान अक्सर भारत को अपने रास्ते से अफगानिस्तान तक व्यापार और पहुंच देने में आनाकानी करता रहा है, तो चाबहार इस निर्भरता को खत्म करता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, ये न सिर्फ व्यापार के लिए अहम है, बल्कि मध्य एशिया के ऊर्जा संपन्न देशों तक पहुंच बनाने और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिहाज से भी जरूरी है।
ये अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और उसकी स्थिरता में भी मददगार हो सकता है। तो चाबहार कनेक्टिविटी के लिहाज से एक गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की बातें होती रही हैं। फरजाद भी गैस फील्ड का जिक्र आता है, जिसे एक भारतीय कंपनी समूह ने खोजा था। हाँ, फरजाद भी। और एक IPI यानी ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन की भी योजना थी। इनका क्या हुआ? हाँ, ऊर्जा सहयोग पारंपरिक रूप से भारत ईरान संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। भारत ईरान से तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है, हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसमें भारी कमी आई है। हाँ, प्रतिबंधों का असर यहाँ भी है। बिल्कुल। फरजाद भी गैस फील्ड की खोज भारतीय कंसोर्टियम ने की थी, लेकिन इसके विकास को लेकर ईरान और भारत के बीच समझौते पर सहमति बनने में काफी समय लगा और फिर बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और प्रतिबंधों के कारण मामला अटक गया। अटक गया मतलब? हाँ, बाद में ईरान ने इसे खुद विकसित करने का फैसला किया, जिससे भारत के साथ कुछ कह सकते हैं निराशा भी हुई। ओह, और वो IPI पाइपलाइन? जहां तक IPI पाइपलाइन का सवाल है, तो सुरक्षा चिंताओं, गैस की कीमत पर असहमति और सबसे बढ़कर अमेरिका के दबाव के कारण भारत इस परियोजना से लगभग बाहर हो गया है। तो वो नहीं बनी? हाँ, अब ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के तौर पर आगे बढ़ रही है, वो भी बहुत धीमी गति से। भारत इसमें नहीं है। तो ऊर्जा क्षेत्र में कुछ चुनौतियां रही हैं? हाँ, रही हैं। क्या इनके अलावा भी कोई और महत्वपूर्ण पहलू हैं भारत ईरान संबंधों में? ऊर्जा और कनेक्टिविटी के अलावा भारत ईरान में दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश करने में रुचि रखता रहा है। स्रोत, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। अच्छा। भारत ईरान के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश भी करता रहा है, खासकर प्रतिबंधों के साये में रुपए रियाल जैसे वैकल्पिक भुगतान तंत्र के जरिए। वैकल्पिक तरीके मतलब? हाँ, हालांकि ये सब करना आसान नहीं है। भारत को हमेशा एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। एक तरफ अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ उसके गहरे होते रिश्ते हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ उसकी ऊर्जा जरूरतें, रणनीतिक हित जैसे चाबहार और ऐतिहासिक संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध इस संतुलन को और भी ज्यादा नाजुक बना देते हैं। ये तो वाकई एक मुश्किल संतुलन है। हाँ, बहुत मुश्किल। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने ईरान की एक बहुआयामी तस्वीर देखी। एक देश जिसका इतिहास हजारों साल पुराना और गौरवशाली है। हाँ, जिसकी शासन प्रणाली दुनिया में अनूठी और जटिल है। बिल्कुल। जिसके पास तेल और गैस के अथाह भंडार हैं, लेकिन जो गंभीर आर्थिक दबावों और अंतर्राष्ट्रीय अलगावों का सामना कर रहा है। सही। साथ ही एक ऐसी जमीन जिसकी सांस्कृतिक विरासत दुनिया को हैरान करती है और जिसके भारत जैसे देशों के साथ महत्वपूर्ण, हालांकि चुनौतियों भरे रणनीतिक रिश्ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा कि कैसे ईरान का भूगोल उसकी किस्मत तय करता है, कैसे उसका इतिहास आज भी उसकी पहचान का हिस्सा है, कैसे उसकी अनूठी राजनीतिक व्यवस्था काम करती है या करने की कोशिश करती है, कैसे उसके संसाधन वरदान और अभिशाप दोनों साबित हो रहे हैं और कैसे उसकी संस्कृति दुनिया के लिए मायने रखती है। ये सब पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर ईरान की वो जटिल तस्वीर बनाते हैं जिसे समझना जरूरी है। तो अगर श्रोता इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें याद रखना चाहें तो वो क्या होंगी, मतलब एकदम संक्षेप में? मेरे ख्याल से पहली बात तो ईरान का स्थायी रणनीतिक महत्व है। इसकी लोकेशन और ऊर्जा संसाधन इसे हमेशा वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक अहम खिलाड़ी बनाए रखेंगे। ठीक है। दूसरी, इसकी थियोक्रेटिक रिपब्लिक वाली शासन प्रणाली को समझना जरूरी है, जहां निर्वाचित और गैर निर्वाचित शक्तियों के बीच एक निरंतर खींचतान चलती रहती है। तीसरी, वो विरोधाभास कि अपार प्राकृतिक दौलत के बावजूद प्रतिबंधों और अंदरूनी आर्थिक चुनौतियों के कारण देश दबाव में है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। चौथी, इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें। ये सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का वारिस है। और पांचवी, भारत के संदर्भ में चाबहार जैसे अवसरों के साथ साथ प्रतिबंधों और क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं के बीच संतुलन साधने की चुनौती। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे समेटा। ये वाकई एक ऐसा देश है जिसके बारे में जानना और समझना हमेशा दिलचस्प होता है। हाँ, है तो। और यहाँ एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है। इन सब चुनौतियों यानी प्रतिबंधों, क्षेत्रीय तनावों, अंदरूनी आर्थिक दबावों और सामाजिक बदलावों की इच्छा, इन सब के बीच ईरान का रास्ता आगे क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। क्या उसके विशाल संसाधन, उसकी रणनीतिक स्थिति और भारत जैसे देशों के साथ उसके रिश्ते उसे इन मुश्किलों से उबार पाएंगे? और भविष्य में उसकी क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका कैसी होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने और नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है।